दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग आइए अध्ययन करते हैं हिंदी के जो सवाल आपको दिए गए थे आपके टेस्ट में, उनमें आपने कितने सवालों का सही उत्तर दिया और कहां पर आपने गलतियां किया हैं। एक बार उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और तब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिए, समझिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा था चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस दोहे में दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है इस दोहे में च और ल, च और ल की आवृत्ति हुई है। यहां पर कौन सा अलंकार है? कैसे? चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो च की हो गई, खेल रही हैं जल थल में, ल। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये किस जो है अलंकार का उदाहरण ये आपको बताना है। अलंकार यहां पर दर्शाना आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब क्या हो, किसी वर्ड की आवृत्ति, किसी वर्ड की आवृत्ति क्या हो दोस्तों, बार बार हो। जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यमक की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैं एकदम नया उदाहरण दूं, काली घटा का घमंड घटा। कई बार आपसे पूछा जाता है यमक अलंकार का उदाहरण क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा यमक अलंकार का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, घमंड घटा। तात्पर्य क्या दोस्तों? एक घटा का तात्पर्य क्या है? बादलों की काली घटाओं से है, और दूसरा घटा का तात्पर्य क्या है? उसके कम होने से लिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों जो आपका रूपक अलंकार लिख रहा है, ठीक है, रूपक अलंकार के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों? खिले हजारों फूल। ठीक है, खिले हजारों, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी मैं इसका भावार्थ भी आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, खिले हजारों फूल नहीं, खिले हजारों चांद तुम्हारे, खिले हजारों चांद तुम्हारे थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयन के आकाश में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं उपमा अलंकार की बात करूं तो आप कह सकते हैं उपमा अलंकार का कोई उदाहरण सोचिए, सोचकर बताइए उपमा अलंकार का उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? हरिपद कोमल कमल। ठीक है, कोमल कमल। ठीक है, याद रखिएगा, यानी भगवान का जो पद है वो कमल रूपी समान है, कमल के समान है, ऐसा यहां पर भावार्थ आ रहा है। इसको देख के चलेगा। फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, कर मुदित मनोहर मानस देखा। देखिए यहां पर भी दोस्तों आपको म दिखा। तो अगर वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। परीक्षा में तरह तरह से आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, आपको भटकना नहीं है। कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप बार बार अनुप्रास अलंकार ही क्यों करा रहे हैं? दोस्तों आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप एकदम जम करके हर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कोई घबराने और परेशान होने वाली बात है यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। करा अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची। ठीक है, ए बतियां सुनी रूखी। दोस्तों यहां पर कौन सा अलंकार? रस है दोस्तों। अब अलंकार से प्रश्न समाप्त हुआ, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर रस कौन सा है? अखियां हरि दर्शन को भूखी। दोस्तों यहां पर देखिए है तो श्रृंगार रस। ठीक है तो आपका श्रृंगार रस, लेकिन श्रृंगार रस आपने पढ़ा है कि श्रृंगार रस ये जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, जब याद रखिएगा जहां पर विरह वेदना नजर आती है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, और जहां पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को मिलने जा रहे हो दोस्तों वहां संयोग श्रृंगार होता है। यहां पर अखियां हरि दर्शन की भूखी, यह एक विरह वेदना को दर्शा रहा दोस्तों, इसलिए आप यहां कर लीजिएगा वियोग श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वियोग श्रृंगार रस का दोस्तों उदाहरण बनेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता हो कई सारे बच्चों ने यहां पर क्या किया था दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस बनेगा। देखिए संयोग श्रृंगार आप तब करते हैं जब नायक नायिका का मिलन हो रहा हो। ठीक है, और जब वो बिछड़ रहे हो, जब आ रहे हो, पास आ रहे हो तो संयोग श्रृंगार, और जब दूर जा रहे हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार है। और जब आपसे कह रहा है कि आंखियां हरि दर्शन को तक की, कि ये आंख जो ये नयन जो है ये भगवान के दर्शन को तरस गई हैं, उनकी याद में पथरा गई, उनको देखने के लिए पथरा गई, तो याद रखिए इसका मतलब है दूर जाने की बात हो रही है, और जहां दूर जाने की बात हो वहां पर वियोग
वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा रस है दोस्तों? निस दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, मतलब हमारे नैन हमेशा तुम्हारी याद में रहते हैं। फिर वही बात कर रहा है। ठीक है, आपसे बता रहा है कि कैसे नायक नायिका यहाँ से दूर जा रहे हैं, और तभी कह रहा है या पहले से दूर हैं, मिलने के लिए तड़प रहे हैं। निस्दिन बरसत नैन तुम्हारे, तुम्हें देखने के लिए हमारे नैन निस्दिन क्या करते हैं? प्रतिदिन क्या है, एकदम आंखें हमारी आतुर रहती मिलने को। तो याद रखिए यहां भी आपका क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए मैं हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको एकदम सारी चीजें बखूबी याद हो जाएं और अच्छे से सारी चीजें मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर अभी आपने अलंकार से प्रश्न पढ़ा, अब आप जो है रस से प्रश्न पढ़ रहे हैं। रस के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग छंद के सवाल भी देख लेते हैं। प्रति वह प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, इस प्रस्तुत में कौन, इस जो है पंक्ति में कौन सा छंद है? दोस्तों एकदम स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न जब जब परीक्षा में आता है मतलब जान लीजिए ना 90% बच्चे क्या करते हैं? गलत जवाब करते हैं, जैसा कि आज हुआ है। ठीक है, 90% बच्चे यहाँ पर क्या देते हैं? गलत जवाब होता है, क्योंकि उनको क्या है ना, वही दोहा चौपाई सोरठा, ठीक है, हरिगीत का, ठीक है, सवैया, ठीक है, यही सब उनको पता होता है, उनको बाकी चीजें नहीं पता होती हैं। याद रखेगा ये जो लिखा हुआ है प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये दोस्तों क्या है? ये मालिनी छंद है। क्या दोस्तों? ये क्या है? ये मालिनी छंद है। ठीक है, यह सम वर्डिक छंद होता है दोस्तों, याद रखेगा, या समवृत्तिक छंद भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा ये मालिनी छंद का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी करिए बट याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब जब ये परीक्षा में आता है मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर गलत जवाब करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से। करा बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। दोस्तों कथन का वर्णन कर रहा है कि जब हनुमान जी छोटे बच्चे थे तो सूर्य को फल समझकर खा गए और तीनों लोकों में क्या हुआ? अधियारा छा गया। दोस्तों कह रहा है बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। दोस्तों यहां पर जो आपसे पंक्ति दिया हुआ है, इस पंक्ति में जो है छंद कौन सा है सिर्फ आपको ये बताना। ठीक है, कौन सा छंद है? तो याद रखिएगा यहां पर है मत गयन छंद, जिसको आप मत होकर दोस्तों गाते हैं, ऐसे मैं इसको इसी तरह याद किया हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा मत गयन छंद है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मत गयन छंद आ जाएगा यहां पर इस बाल समय रवि भक्ष इस वाले टॉपिक में। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों ये जो आपका कहावत है, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? यह अर्थ आप बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्या लिखा हो दोस्तों? आए थे हरिभजन को, मतलब आए थे क्या करने? जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अधिकारी बनने का ख्वाब लेकर चले और यहां आकर के क्या कर रहे हैं? आप जो अगर कमरे पर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे थे, गलत है। ठीक है, आए थे हरिभजन को मतलब क्या समझ कर आए थे? किसी विशेष उद्देश्य से आए थे और क्या करने लगे? ओटन लगाए कपास। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी विशेष कार्य की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना, यह क्या कहलाता है? यह कहा जाता आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, बाकी चीज अलग है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना नहीं, हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये सब ऐसे ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहां पर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली, अब जाहिर सी बात है यार, जो मूसल होता है ओखली में तो चलता है, तो करा ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब जब आपने विपत्ति मोल ले ही लिया, जैसे आपने कहा मुझे अधिकारी बनना है, मुझे रात दिन पढ़ना है, तो जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, तो अपना नींद त्यागिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, बनिए अधिकारी। ठीक है, तो याद रखिए यही है कि एक बार जब हमने समस्या का डटकर सामना करना एकदम ठान ही लिया है तो फिर अब पीछे मुड़कर भागने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या है? मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती, ऐसा कुछ नहीं है। मुसीबतों से घबराना किसी प्रकार का उचित कार्य नहीं है। नहीं, ओछे व्यक्ति को किसी का लाभ नहीं पहुंचा सकते। नहीं, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ये चौथा वाला ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है, जो सही है वे बताना है। ठीक है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। ठीक है, ऐसी भी बोल सकता था, ऐसी आशा है वे झगड़ा करेंगे, वे अब झगड़ा करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यात्री अत्यंत दूर से आए, आप ये भी बोलिए यात्री दूर से आए, दूर का तात्पर्य ठीक है कि दूर से आए हैं, अब उसके लिए बहुत दूर से आए, अत्यंत दूर से आए, ज्यादा दूर से आए, ये सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। बेफिजूल मत झगड़ो, बेफजूल खर्च किया जाता
जाता है, झगड़ा नहीं जाता है, ठीक है, बेफजूल खर्च किया जाता है, ये गलत यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो बचा क्या दोस्तों, जब 3 गलत हो गए तो बचा क्या, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, और अनेक आपको पता है अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसलिए इसको हमेशा अनेक ही लिखा जाता है, कभी गलती से अनेकों मत करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चौथा वाला ऑप्शन यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। कर मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य को सही करना है, शुद्ध करना है कि इसमें गलत क्या हुआ, ठीक है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, आपको पता होगा दोस्तों, मैंने पढ़ाया है कि जो हस्ताक्षर शब्द होता है, जो प्राण शब्द होता है, जो अक्षत शब्द होता है, जो भाग्य शब्द होता है, जो समाचार शब्द होता है, समाचार शब्द होता है, जो केस होता है, जो बाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, या मैं कह दूं आंसू होता है, ठीक है, आंसू होता है दोस्तों, ये जो शब्द है, या मैं कहूं दाम होता है, ये जो शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द हमेशा हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और एक बात बता दो, गलती यही हुआ कि यहां हस्ताक्षर लिखा है ना, तो यहां हस्ताक्षर लिखा है, तो यहां कर दिया लिख करके दोस्तों गलत कर दिया, बस इसी को सही कर दीजिए, उत्तर सही हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया तो गलत है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए गलत है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए गलत है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये अपना और दूसरा हस्ताक्षर अपना ही होता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बोलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और यहां पर दिया गलत था, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। समझिए, बारीकियों से समझिए कि आपने गलती कहां पर किया है, ठीक है। एक एक विषय पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इस टेस्ट को देने से आपको यही फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। लिख रहा अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो दोस्तों कहीं भी अगर अरे वाह का मतलब आप क्या हुआ, कहीं भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने कर दिया अरे वाह, हे भगवान, आह, ओह, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अर्ध विराम नहीं करेंगे, अर्ध विराम का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है। दोहरा अवतरण दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कामा, किसी मुख्य बात या किसी का कथन जब होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब इसको डबल इन्वर्टेड कामा में डाल देंगे। जब किसी कथन पर जोर दिया जाता तभी होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्नवाचक का बोध हो जाए तब ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अर्थ की दृष्टि से किसी भेद के अंत, किस भेद के अंत, किस भेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों, किस भेद के अंतर्गत आएगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ठीक है, उस पथ पर देना तुम फेंक, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। दोस्तों यहां क्या इच्छार्थक, ये अपनी इच्छा बता रहा है या अपना आदेश दे रहा है यहां पर, ठीक है, या विस्मयार्थक शब्द है या फिर देशभक्ति परक है, ठीक है। ये देशभक्ति परक जैसी कोई चीज नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे यहां पर ना सोचते हैं कुछ ऐसा होगा इसी को सही कर लिया जाए, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए लिख रहा है यहां पर जो कवि है दोस्तों, ये अपनी व्यथा बता रहा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, ठीक है, मुझे तोड़ लेना माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कथन है दोस्तों, इसमें आदेशात्मक की भावना हो कि मुझे तोड़ना और उस पथ पर फेंक देना, जिस पर कौन आता दोस्तों, जिस पर जो है वीर, अनेक वीर जो है चलते हुए आते हैं, उस पथ पर देना तुम फेंक। क्यों? क्योंकि उन वीरों के चरणों से जब मैं टच होऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, ठीक है। कह चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। बताइए चक्रपाणी दर्शनार्थ में दोस्तों यहां कौन सा समास है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एकदम डिफिकल्ट सवाल है। बहुत सारे बच्चों ने, आपको पता है अगर मैं आपसे लिख देता, यहां पे आपसे पूछा जाता चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो आपको पता है चक्रपाणी कहा जाता है विष्णु को, और ऐसे में कहते हैं, और आप कहते हैं कि सर यहां पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, ऐसा आप बता देते, ठीक है। लेकिन यहां पर चीजें अलग हैं, यहां पर चीजें अलग हैं। चक्रपाणी दर्शनार्थ, यहां पर जो इन बच्चों ने बहुब्रीहि समास उत्तर किया है उनका उत्तर हो गया गलत, केवल जल्दीबाजी के चक्कर में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चक्रपाणी दर्शनार्थ दोस्तों ये दो शब्दों का मिलन है, चक्रपाणी और दर्शनार्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर अव्ययी भाव समास है। अगर
अगर नहीं जानते तो जान जाइए, नहीं रटे हुए तो रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए और आप न कर पाए। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं दोस्तों घबराइए मत, मैं आपको सब बताऊंगा, जितने भी प्रकार के समास हैं, संधि हैं, सब पढ़ाऊंगा। एकदम परेशान मत होइए, एकदम मत घबराइए। बस जो चीजें मैं दे रहा हूं दोस्तों, उन चीजों को आप पढ़ते चलिए, देखते चलिए और समझते चलिए। याद रखिएगा, चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मैं अगर आपको कठिन नहीं दूंगा तो आसान देकर मुझे क्या फायदा? ठीक है, आसान देकर मुझे क्या फायदा? चलो अच्छा, मान लीजिए आसान आसान आओ खेल लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक दे दिया, एक सवाल दिया आपसे, बताओ इसमें क्या होता है? वज्रवधिर। बताओ जल्दी से, वज्रवधिर में दोस्तों कौन सा समास है? मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, वज्रवधिर, ये आपकी परीक्षा में आ गया। ठीक है, या फिर एक और लिख लीजिएगा, दो का उत्तर दीजिए, एक और लिख लीजिएगा, विद्युत वेग। ठीक है, विद्युत वेग। बताइए इसमें कौन सा समास है? याद रखिए दोस्तों, इसमें इन दोनों में एक ही समास है और वो है कर्मधारय समास। ठीक है, एकदम लीक से हटकर क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आसान आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं है। ठीक है, आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। चलो एक और बताओ, जलयान में कौन सा समास है? जलयान। ठीक है, जलयान में कौन सा समास है दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है दोस्तों? जलयान में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, भूदान आंदोलन एक चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा, ये भूदान में कौन सा समास है? बताओ, भूदान। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। तो पढ़ते चलिए, अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच दोस्तों मैं बना रहा हूं, ठीक है, उसमें ऐसे प्रश्नों की चर्चा किया हूं। जो आता है उसको साइड रखो यार, जो आप नहीं जानते हो अगर मैं वो आपको पढ़ाऊं तो क्या बात क्या बात क्या बात, फिर हिंदी में आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने बनाया हिंदी का इंडिविजुअल बैच, ताकि आजीवन हिंदी विषय से लेकर के आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा रातों रात में कौन सा समास है? ये बहुत अच्छा समास है। देखिए यहां पर दो सवाल आपसे बनते हैं। एक बनता है दोस्तों रातों रात, ठीक है, और एक सवाल बनता है यहां पर दिनों दिन। ठीक है, दिनों दिन। अब देखिए अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में। ठीक है, और नीचे वाले का करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से क्या आएगा दोस्तों? दिन ही दिन में। ठीक है, दिन ही दिन में। ठीक है, रातों रात चोरी हो गई। ठीक है, दिनों दिन चोरी हो गया। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या निकल के आता है दोस्तों? कि रातों रात दिनों दिन। तो दोस्तों अगर ऐसा समास कभी आपके सामने दिया है तो यहां पर कौन सा समास है? दोस्तों इस सवाल का ज्यादातर बच्चे जो जवाब दिए थे दोस्तों, वो जवाब दिए थे द्वंद्व समास। ठीक है, अरे भाई द्वंद्व समास तब होता जब आपके सामने लिखा होता दिन रात। क्या लिखा होता? दिन रात। ये दिनों दिन लिखा हुआ है। याद रखेगा, यहां पर जिन बच्चों ने द्वंद्व समास किया उनका उत्तर गलत है, उनका उत्तर गलत है। आपको अभी मेरे साथ बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं ना, बस आप मेहनत से पढ़ते जाओ, अपनी गलतियों को समझो और गलतियों को सुधारो। देखो अगर आपने गलतियों को सुधारा तो फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने गलतियों को नहीं सुधारा फिर यार कोई मतलब नहीं बनता है, जो है कहानी फेल हो जाएगी। यहां पर आएगा अव्ययी भाव समास। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। इस बात को याद रखिएगा, एकदम झटका लगा जोरदार। ये चाहे रातों रात लिख दे चाहे दिनों दिन लिख दे, इन दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और आपसे करता हूं, बताना मुझे मुंह मांगा में कौन सा समास है? मैंने क्वेश्चन आपको दिया मुंह मांगा। ठीक है, मुंह मांगा। ठीक है, मुंह मांगा। बताओ इस मुंह मांगा में कौन सा समास है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तत्पुरुष समास है या कर्मधारय, इसी दो में से कोई एक है, मुझे बता दो। ठीक है, तो याद रखिएगा मुखमारा में दोस्तों कौन सा समास आएगा? यहां पर आएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा दोस्तों? मुंह मांगा में। जैसे लोग बोलते हैं ना, हम मुंह मांगा तुमको इनाम देंगे, तो मुंह मांगा में कौन सा समास आएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास आएगा। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा। चलिए अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में कौन सा समास है? ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में तो बहुत सारे बच्चे यहां क्या करते हैं ना, अव्ययी भाव समास करते हैं, कहते हैं ईसा से बहुत सारा शब्द बन सकता है। ऐसा नहीं दोस्तों, ईसा पूर्व में भी कौन सा समास आता है दोस्तों? यहां पर भी तत्पुरुष समास आएगा। ईसा पूर्व में भी कौन समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और लिखो। मान लो एक सवाल मैंने लिख दिया विरह सागर। क्या लिख दिया दोस्तों? विरह सागर। तो बताओ इस विरह सागर में कौन सा समास आएगा? विरह सागर। ठीक है, विरह सागर में भी याद रखिएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विरह सागर में कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखिए, ये लीक से हट करके सवाल हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में यहीं कहीं से कुछ न कुछ आपको सवाल दिया जाएगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। करा पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पितृ
पित्त ऋण का अगर आप संधि विच्छेद ध्यान से करिए, आपको दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद भी बताना है और संधि विच्छेद के साथ साथ कौन सी संधि है दोस्तों वो भी बताना, ठीक है। तो देखिए पित्त ऋण में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं पित्र, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब नौटंकी नहीं होगी, यहाँ पर जो लिख रहा है दोस्तों ये नौटंकी गलत है। यहाँ पर एक तरफ होगा पितृ और एक तरफ होगा ऋण। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों ये अर्ध ऋण है, यहाँ पर बड़ा ऋण है, ये दोनों मिलकर के दोस्तों क्या बन जाते हैं, बड़ा ऋण बन जाते हैं। और यहाँ पर भी संधि कौन सी आती है, ये दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा, चाहे पितृण दे दे चाहे मातृण दे दे, यहाँ पर कौन सी संधि आएगी, ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण होता है। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से गलत हो रहा है तो सुधारिए अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला सवाल करिए, करा अन्याय। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था य या व के साथ अगर कोई अर्ध वर्ण आता है दोस्तों तब वहां पर यण संधि होता है। शायद इसी बात को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत जवाब दिया, ठीक है। नहीं, हर बार आप मत रटिए, मैंने कितने बार कहा आपके एग्जाम में कठिन से कठिन सवाल बनेंगे। मैं आपको आसान आसान सवाल पढ़ाने के लिए यहां पर खड़ा नहीं कि विद्याधन वाले बराबर क्या होता है, विद्यालय होता है, रमाधन ईश बराबर रमेश होता है, ये सब नौटंकी यहां पे नहीं चलेगी, ठीक है। याद रखिएगा अन्याय में जो संधि आएगा दोस्तों वो पहले समझिए। अन्याय में होता है संधि विच्छेद आता है अन्य धन अन्य, क्या आता है दोस्तों, अन्य धन अन्य। और यहां पर देखिए अ है और यहां पर भी दोस्तों अ है और अ मिलकर आ हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर भी आपके लिए क्या आ गया है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, तो अन्य और अन्य आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक सवाल और आपको देता हूं, मान लीजिए कहीं कहीं पर लिखा रहता दोस्तों पापा पाप, क्या लिखा रहता, पापा पाप, ठीक है। तो ये आप इसका संधि विच्छेद जब करेंगे ना तो ये आता है दोस्तों पाप पाप अपाप, ठीक है। तब दोस्तों तब आप क्या करते हो, पाप अपाप करते हो तो पाप और अपाप इसमें क्या आ जाता दोस्तों, इसमें आ जाता आपका द्वंद्व संधि, ठीक है। इसमें आपका द्वंद्व आ जाएगा, या सॉरी द्वंद्व कर रहा हूं, इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। लेकिन अगर आप संधि खोजेंगे ना तो पाप धन अपाप जब जोड़ेंगे तो ये तो होगा समास, ये आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन यहां भी अगर आप संधि देखेंगे तो यह जाता है दीर्घ संधि, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है सत्यासत्य, क्या होता है, सत्यासत्य। जब आप इसको तोड़कर अलग करेंगे तो यहां आता है दोस्तों सत्य और फिर आता है असत्य, सत्य और असत्य। तो जाहिर सी बात है जब सत्य असत्य आ गया तो यहां पर समास कौन सा आ जाएगा, यहां समास तो आएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर मैं संधि पूछूं तो यहां पर देखिए अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, मुद्दे को समझिए और जहां पर आपसे कंफ्यूजन होता है, जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को ध्यान दीजिए, आगे जो है सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझ में आया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है दोस्तों, वो आपको बताना है। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग दिया जा रहा है, सिर्फ आपको इतनी बातें यहां पर बतानी है, ठीक है। लिख रहा है सुनहरा, पाठक, लड़ाई और दर्शनीय। अगर मैं आप कहूं दोस्तों प्रत्यय, तो प्रत्यय आप सभी को पता है कि प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में लगता है। जैसे दर्शनी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे ईय प्रत्यय, कौन सा, ईय, और बड़ा ई करिएगा क्योंकि दर्शनी में मात्रा कैसी है, बड़ी की है। लड़ाई में दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, लड़ाई में आपका आई प्रत्यय है। पाठक में दोस्तों आपका अक प्रत्यय आ जाता है। और सुनहरा में, अब देखिए सुनहरा में क्या होगा, सुनहरा में अब कई बच्चे कहेंगे सुनहरा में हरा प्रत्यय है, सुनहरा में रा प्रत्यय है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनहरा में रा प्रत्यय है, ऐसे तमाम बातें आपके दिमाग में आएंगी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अब बताइए पहले है क्या, एक बार आप अपने दिमाग से सोचिए और जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा सुनहरा, ये सोना से बना है सुनहरा, तो याद रखिएगा इसमें हरा प्रत्यय होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे दोस्तों कि याद रखिए तद्धित प्रत्यय होता कब है, तद्धित प्रत्यय तब होता है जहां पर संज्ञा होता है। याद रखिए तद्धित प्रत्यय की पहचान है कि जहां पर संज्ञा होता है दोस्तों वहीं पर तद्धित प्रत्यय आता है, ठीक है, संज्ञा जहां पर होता है। और मैं आपको बता दूं ना, अगर इस सोना का देखूं ना, ये शब्द है सोना और सोना में हरा जुड़ा ना तभी बना सुनहरा। तो ये जो सोना है दोस्तों, ये सोना संज्ञा होता है, क्या होता है, संज्ञा। और इसी वजह से याद रखेगा ये सुनहरा क्या है, ये आपका तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पाठक क्यों नहीं है, पाठक क्यों नहीं है, तो भाई बताना तो पड़ेगा ना। तो याद रखिए जो पाठक है दोस्तों ये पठ धातु से बना हुआ है, यह पठ धातु से बना हुआ है। और आपको पता है पढ़ना क्या होता है दोस्तों, क्रिया होता है, ठीक है। पढ़ना क्या होता है, क्रिया होता है। और इसलिए दोस्तों ये आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसमें आएगा, कृत प्रत्यय। और याद रखिएगा ये आपका किसमें आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा तद्धित प्रत्यय के बारे में, ठीक है। जहां कहीं संज्ञा होगा वहां तद्धित प्रत्यय आएगा, जहां कहीं क्रिया होगा वहां क्या आ जाएगा दोस्तों, वहां आपका आ जाएगा कृत प्रत्यय आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 2 बता दिए तो लड़ाई वाला भी बता दीजिए, ठीक है। तो लड़ाई क्यों बताएं दोस्तों, तो लड़ाई जो है
ये लड़ नामक धातु से बना हुआ है। लड़ नामक धातु दोस्तों उस धातु से बनता, लड़ धन आई बराबर क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो लड़ना भी क्या है, लड़ना भी एक क्रिया है, इसलिए दोस्तों यहां पर भी आपका क्या आ जाता है, कृत प्रत्यय निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से दर्शनीय जो शब्द है दोस्तों, ये दर्श नाम का धातु है, उससे बना हुआ है, दर्शन से बना, दर्शन नाम का, दर्श नाम का धातु होता है, और इससे जो शब्द बनता है वो बनता है दर्शन। दर्श से दर्शन बनता है, और दर्शन में ये जोड़ देंगे, अनीय जोड़ देंगे तो दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए आ गया तो मुझे ध्यान आ गया, यहां पे आप कर लीजिएगा, दर्शनी में अनीय प्रत्यय होता है। क्या होता है, अनीय होता है, क्योंकि जो धातु होता है दोस्तों वो दर्श धातु होता है। ठीक है, और दर्श धातु से क्या बनता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, दर्श धातु से इसमें अनीय प्रत्यय आके जुड़ता है। ठीक है, तो वैसे भी ये अनीय प्रत्यय जब आके जुड़ता है तब जाकर के बनता है। तो यहां पर भी आपका एक कृत जो है प्रत्यय आता है, तद्धित नहीं आएगा, तद्धित आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। इसको जानते रहिए, हो सकता हो कि परीक्षा में यार आपसे तद्धित न दे करके कृत दे दे। तो देखिए बार बार जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ तो आपको और भी ज्यादा चीजें याद होंगी, और ज्यादा चीजें आप सही सही करके आ पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है। देखिए सत्र उपसर्ग तो होगा नहीं। ठीक है, अब सड़ भी नहीं होगा। या तो दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि या तो सर सन होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, या तो सम होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप पढ़ते संगम, ठीक है, संगम तो न जरूर निकलता दोस्तों, लेकिन न होता नहीं। यहां पर याद रखिएगा, जो सही है वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर सम होना चाहिए, और यहां पर वैसे हलंत भी नहीं दिया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, ये तो असंभव है। फिलहाल आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, सम लिखिएगा, और सम के नीचे हलंत अवश्य दीजिएगा। बिना हलंत के अगर आपने लिखा तो फिर गलती तय मानी जाएगी। ठीक है, तो संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, इन सब में कौन सा जो है हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग हो जाएगा, यहां पर सम उपसर्ग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है। ठीक है, अब देखिए तोता बैठा है, ऐसा नहीं कि बैठा था, तो दोस्तों भूतकाल तो बचा नहीं। ठीक है, भूतकाल तो बचा नहीं, क्योंकि बैठा था तो नहीं है, अभी बैठा है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो याद रखेगा यहां पर सीधा सीधा पूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। बाकी यार कंफ्यूजन के लिए दिया है, आप एकदम वाक्यों को परखिए। आपके इस सेट में आसान और कठिन दोनों प्रकार के जो हैं प्रश्नों का समावेश है। समझिए आपकी परीक्षा में 110% यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, जो आपको सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। दोस्तों जब आप क्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो क्रिया को विशेष करके दो रूपों में हम लोग पढ़ा जाता है। एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक पढ़ते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो बातें आती हैं। तो दोस्तों आप समझिए ये अकर्मक और सकर्मक होते क्या। ठीक है, लिख रहा काटना, काटना क्या दोस्तों, काटना ये सकर्मक है। बोना, धोना, रोना, अब इसमें अकर्मक कौन सा होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। काटने के लिए कोई कर्म करना पड़ेगा, बोने के लिए कोई कर्म होगा, धोने के लिए कोई चीज चाहिए, रोने तो अपने मुंह से चाहिए, इसके लिए कोई कर्म नहीं चाहिए दोस्तों। तो रोना जो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। रोना क्या होता है दोस्तों, यह एक अकर्मक क्रिया होता है। बाकी ये काटना, बोना, धोना ये क्या होता है, ये सकर्मक होता है। जो आप स्वयं से करते हो सब अकर्मक होता है। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे रोना हो गया, जैसे बोलना हो गया, जैसे आपका सोना हो गया, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, ये सकर्मक नहीं है, अकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहां भी बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया। ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मैं बार बार कहता हूं हिंदी में केवल रस, छंद, अलंकार, संधि, समास पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट भी पढ़ने। देखिए आप लोग यही गलती करते हैं, आप लोग स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ये सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है यही पढ़ना चाहिए, जबकि एग्जामिनर जानता है कि आप संधि के सवाल हल कर लोगे तो ज्यादा संधि का टफ क्वेश्चन नहीं देता है। वो क्वेश्चन यहां से देता है क्योंकि उसको पता है अकर्मक सकर्मक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और यही से क्वेश्चन पुटअप करेगा और यहीं से क्या कर देगा, आपको आपका नंबर कम करा देगा। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़िए, चीजों को समझिए, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विशेषण बताइए दोस्तों, यहां पे कौन सा विशेषण है ये बताइए। ठीक है, अब विशेषण के बारे में आप जानते होंगे। विशेषण किसे कहा जाता है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। तो दोस्तों यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा दोस्तों, क्षम्य। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्षम्य वर्ड है, वर्ड नहीं, ये जो क्षम्य शब्द है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आपका विशेषण शब्द है। क्या है, विशेषण शब्द।
पद। अब आपके दिमाग में तमाम बातें आ रही होंगी, सर कैसे विशेषण है, सर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि जो आप समझिए कैसे विशेषण है, मैंने कहा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो एक संज्ञा शब्द है क्षमा। संज्ञा शब्द क्या दोस्तों, क्षमा। ये क्षमा याद रखिएगा, ये संज्ञा शब्द है और इसी संज्ञा से विशेषण इसका बनाया गया क्षम्य। क्या बनाया गया दोस्तों, क्षम्य। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। इसको आप समझिए, ठीक है। हो सकता हो चीजें ना याद आ रही हो तो आप जानिए और जान करके आप अच्छे से देखिए और उत्तर दीजिए, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपसे देखिए पूछा था, अगर मैं उधर का बताऊं आपको, ठीक है, जो अन्य दिए हुए, जैसे मैंने आपसे कहा फेन, ठीक है, तो फेन क्या होता है दोस्तों, फेन आपका संज्ञा है। फेन क्या दोस्तों, फेन आपका जो शब्द है ये आपका संज्ञा शब्द है। जब आप फेन का विशेषण करेंगे ना तो फेन से बनता है फेनिल, ठीक है, फेन में इल लगता है, फेनिल बन जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। फेन का विशेषण क्या हो जाता है, फेनिल हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से आप याद रखेंगे, मान लीजिए मैंने शिक्षा लिया, तो शिक्षा को अगर आप विशेषण में तब्दील करेंगे, शिक्षा भी, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी आपका संज्ञा हो जाएगा। तो आप संज्ञा को जब विशेषण में तब्दील करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, शिक्षा से शिक्षित बन जाता है। क्या बन जाता है, शिक्षित बन जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये इधर वाले जो पोर्शन दिए जा रहे हैं ना, यही आपके विशेष से हैं। ये क्या है दोस्तों, ये आपके विशेष से हैं। कैसे पता दोस्तों ये विशेष से हैं, दोस्तों मैंने बताया है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है, और ये विशेषण इसी की विशेषता तो बताएगा। उसी प्रकार से दोस्तों याद रखेगा, यहां शब्द दिया है भ्रम, तो भ्रम भी क्या है दोस्तों, यह भी आपका संज्ञा है। और जब भ्रम का आप विशेषण तैयार करते हैं दोस्तों, तो भ्रम से शब्द बन जाता है भ्रमित। क्या बन जाता है, भ्रमित बन जाता है। तो देखिए ये सभी शब्द हो गए। अब आपसे शब्दों तीनों, नीचे का जो तीनों है ये संज्ञा दे रहा है, और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा विशेषण है। देखिए क्या पूछा, विशेषण बताइए, तो विशेषण कैसे बताएंगे, जब उसका विशेषण बनेगा तब ना बताएंगे। तो यहां क्षम में जो शब्द दे रहा था दोस्तों, ये आपका विशेषण है। बाकी नीचे के जो तीन शब्द हैं ये आपके क्या हैं, ये तीनों शब्द ये संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। करा अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें रेखांकित पदों का भेद बताइए, ये क्या है, ठीक है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद दोस्तों ये अत्यंत मुझे लगता है रेखांकित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अर्चना अत्यंत, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, आप समझिए पहले विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे विशेषण कहा जाता है। अब आप समझिए विशेष से किसे कहते हैं, ठीक है, विशेष से किसे कहते हैं, अभी सब कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे इसका परिभाषा ही होता है विशेषण, विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताए, विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका विशेष्य कहलाता है, ठीक है। और याद रखेगा जब विशेषण, अब देखिए यहां प्रविशेषण क्या होता है ये समझिए, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है ये समझिए, ठीक है। प्रविशेषण आसान है, जब विशेषता की विशेषता बताई जाए, याद रखेगा पूरा लिख दे रहा हूं, जब विशेषता की विशेषता बताई जाए, ठीक है, विशेषता बताई जाए, ठीक है, बताई जाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर आता है प्रविशेषण। जैसे अगर कहता अर्चना सुंदर है, तो अर्चना क्या दोस्तों, अर्चना तो आपका संज्ञा हो गया, अर्चना क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और सुंदर क्या हो गया दोस्तों, ये आपका विशेषण हो गया। क्या यहां पर अर्चना की विशेषता है कि क्या है, अर्चना जो है सुंदर है। अब जैसे कहा अर्चना अत्यंत सुंदर है, ठीक है, तो याद रखिएगा विशेषण की विशेषता आ गया कि सुंदर ही नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो याद रखिएगा ये जो अत्यंत वर्ड हो गया दोस्तों, ये आपका प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्रविशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां विशेषण की विशेषता की विशेषता बताई जा रही है, मतलब यहां सीधे सीधे लिखना चाहिए था विशेषण, ठीक है। जहां विशेषण की विशेषता बताई जाए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रविशेषण, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। राम अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये बहुत जो लगा दिया आपने, यही क्या है, प्रविशेषण है। और अच्छा जो लगाया था ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को आप समझते चलिए ध्यान से, और अगर आप इन टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं तो ध्यान देना शुरू करिए, अभी आपके पास समय है, जाग जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा दोस्तों, वो खाली आपको बताना कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। एक बात बताओ, सर्वनाम कहते किसे, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं सर्वनाम किसे कहते हैं। याद रखेगा, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग
किया जाए उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है सर्वनाम। जैसे दोस्तों संज्ञा होता है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उनके स्थान पर यह वह ये सब यूज किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला यह, मैंने बोला वह, मैंने बोला वे, मैंने बोला ए, मैंने बोला उस, मैंने बोला कुछ, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मैंने बोला सब, सभी, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है दोस्तों, ये सब हो जाता है यहाँ पर उदाहरण। तो यहाँ याद रखें दोस्तों, ये जो कुछ है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये जो कुछ है ये आपका सर्वनाम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, एकदम याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और रहेगा, अगर यहाँ पे और डिटेल में जाता, ये कुछ क्या दोस्तों, तो कुछ जैसे कुछ मार्केट से कुछ सब्जियां ले आना, जैसे आपकी अपनी मम्मी ने कहा कि बेटा बाजार से कुछ सामान लेके आना, बाजार से कुछ सब्जियां लेके आना, तो कुछ में क्या, वो निश्चित तो बताए नहीं कि नहीं आलू भिंडी क्या चाहिए, तो याद रखिएगा यह अनिश्चयवाचक होता है। क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है यह अनिश्चयवाचक होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है दोस्तों, खाली बताना आपको, एकदम सिंपल, मतलब बहुत आसान चीज मैंने आपसे पूछ दिया, जान लीजिए इससे आसान आपके परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है बताइए। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया ना, यहां पर सभी बताया, ठीक है, कि सभी यहां पे करता है। अरे एक बात बताओ, कैसे सभी करता हो जाएगा, सभी कैसे करता हो जाएगा, सभी थोड़े करता है। करता याद रखेगा किसी वस्तु या सामान को कहा जाता है ना, तो याद रखेगा यहां पर चिट्ठियां करता है यार। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 किया दोस्तों, तो ये आपने कर दिया गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, यहां पर चिट्ठियां होगा, सभी चिट्ठियां जो दोस्तों ये डाक से भेजी गई, तो चिट्ठियां यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका करता आएगा, चिट्ठियां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये करता आ जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। और याद रखेगा, और ठीक है, भेजना क्या हो जाएगा, ठीक है, भेजना क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं अलग से, ठीक है। याद रखेगा यहां पर जो चिट्ठियां हैं दोस्तों, ये चिट्ठियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये आपका कर्ता हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भेजना क्या हो जाएगा, या जो भेजी गई लिखा गया, भेजी गई से तात्पर्य भेजने से है, और भेजना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तीसरा दिया गया दोस्तों डाक से, कैसे दोस्तों, डाक से, तो डाक से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। तीन सभी चीजों को आप याद रखेगा, ये सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है पानी शब्द का वचन क्या है। पानी दोस्तों क्या है, एक वचन है, बहुवचन है। अच्छा एक शब्द लिखा है दोस्तों सदा एक वचन, मतलब सदा का तात्पर्य क्या होता है, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, उसको सदा एक वचन कहते हैं। जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, हमेशा बहुवचन में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सदा बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि पानी जो होता है दोस्तों, ये पानी क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पानी होता है दोस्तों, ये लिक्विड, जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं, इन सभी द्रव्यवाचक को एक वचन माना जाता है, ठीक है, एक वचन, क्योंकि इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, ठीक है। कैसे पानी का पानियों करोगे, हो ही नहीं सकता, तो याद रखें दोस्तों इनको आप एक वचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक वचन को रखा जाता है। पानी जितने भी खास करके द्रव्य हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एक वचन रखे जाते हैं, ठीक है, एक वचन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग दोस्तों नहीं है, सिर्फ वो आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो सीधा सीधा बोलो ना, अगर स्त्रीलिंग नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। और पहचान कैसे करेंगे, तो सिर्फ विशेषण का इस्तेमाल करिए, पहचान हो जाएगी। लिखा है पानी, पानी क्या है दोस्तों, पानी पुल्लिंग है कि पानी स्त्रीलिंग है, पहले बताइए, ठीक है। पानी अच्छा होता है कि अच्छी पानी होता है, पानी वैसा अच्छा होता है, ठीक है, ठंडी पानी नहीं ठंडा पानी होता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहीं से मिल गया कि यही आपका क्या है, यही आपका पुल्लिंग है, ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है। तो ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे भी नीचे वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके स्त्रीलिंग दिए गए हैं, यहाँ पर ऊपर आपका पहला नंबर ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पुल्लिंग दिया गया है। समझ में आया ना, तो याद रखेगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों खाली ये बताना कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको पता होगा संज्ञा का एक टाइप होता है समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, इनको समूहवाचक कहा जाता है। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, इनको समूहवाचक कहा जाता है। दोस्तों ऊपर के 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तो आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं,
समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण ये हैं। लेकिन यहाँ पर जो दौड़ दिया जा रहा है दोस्तों, ये दौड़ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये दौड़ना हो जाएगा दोस्तों, ये एक तरह की क्रिया है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दौड़ को देखते भी ना, अगर आप संज्ञा से तुलना करते हैं तो याद रखिएगा संज्ञा से तुलना करने पर आपको मिलता भाववाचक संज्ञा। क्या मिलता? अगर आप इसके अंदर भी जाते हैं, क्योंकि दौड़ना हो जाता क्रिया, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, ठीक है। पराजय एवं माला, पराजय एवं माला को दोस्तों क्या कहा जाता है, जो एक ही नाम है, ठीक है। पराजय दोस्तों, पराजय का तात्पर्य क्या दोस्तों, पराजय का तात्पर्य हार होता है। आपने किसी से हार मान लिया हो, और एक हार किसे कहा जाता है, जो गले में पहनाया जाता है, ठीक है, वो भी हार होता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हार कह सकते हैं, ठीक है, हार यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ये आप बहुत ध्यान से पढ़े होते तो उत्तर दे दिए होते। कुछ बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चे हमको लगता है जल्दीबाजी में गलत कर गए, सोचे समानार्थी है कोई भारी भरकम जो इसका उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत आसान था, कठिन इसमें कुछ भी नहीं था, एकदम आसानी से आपको पढ़ना था, देखना था और समझना था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा चीर और चीर का अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों। एक चीर तो आपका ये है, ठीक है, और दूसरा चीर क्या दोस्तों, आपका ये दिया है। तो मात्रा का पहले अंतर है, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों ये जो मात्राएं दोस्तों, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लिखा है कहीं पर ये वाला चीर लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये वाला चीर लिखा है मतलब जहां पर मात्रा छोटी है, तो इस चीर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ओल्ड होता है। क्या होता है, पुराना होता है। इस चीर का तात्पर्य क्या होता है, पुराना। जैसे आप बोलते हैं ना, चीर अवस्था तक जीजिए, मतलब पुराने समय, ठीक है, चिरायु लोग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, और ये चीर माने क्या होता है, कपड़ा होता है। इस चीर को क्या कहा जाता है, कपड़ा कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नया पुराना मत करिए, किला काश मत करिए, पुराना कपड़ा करिए दोस्तों, चर अचर भी मत करिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर का अर्थ नहीं होता है दोस्तों, कर का अर्थ क्या नहीं होता है आपको बताना है। देखिए कर जो है दोस्तों, ये अनेकार्थी शब्द है, कर के बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, और आपको बताना है कर का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो चलिए पहले जानते हैं होता क्या क्या है दोस्तों। कर कहा जाता है हाथ को भी, ठीक है, कर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा टैक्स को, इनकम टैक्स में जो आप टैक्स देते हैं उसको भी कर कहा जाता है। कर कहा जाता है दोस्तों किरण को, किरण को कहा जाता है मरीचि, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो सूर्य दिया जा रहा है, सूर्य को कर नहीं कहा जाता। याद रखिएगा सूर्य को कर नहीं कहा जाता, बहुत सारे लोग नहीं जानते तो जान जाइए, ठीक है। इसके अलावा कर एक और पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा कभी कभी सूंड को भी कर कहा जाता है। किसको, सूंड जानते हैं ना, हाथी का सूंड वगैरह, उसको भी दोस्तों कभी कभी कर कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन सूर्य को कर नहीं कहा जाता। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, बार बार पढ़ाया हूं फिर भी मन में कंफ्यूजन आता ही आता है, ठीक है। दूर करिए उस कंफ्यूजन को, निकालिए, ठीक है। आगे लिखा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए और बहुत ध्यान से बताइए कि यहां पर क्या उत्तर होगा, ठीक है। लिख रहा है पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर मैं पूरब, देखिए ये आपका उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है। अगर पूरब और उत्तर की बात करूं, मतलब मैं इस दिशा की बात करूं दोस्तों, पूरब और उत्तर की बात कर रहा हूं, पूर्वोत्तर साइड जिस है, तो याद रखिएगा इसे ईशान कोण कहा जाता है। पूर्वोत्तर को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वोत्तर को हमेशा किस नाम से जानते हैं, इसको ईशान कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्व और अच्छा, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान साइड जाएंगे, यानी उत्तर और पश्चिम साइड, तो मैंने बताया था पाकिस्तान को हवा में उड़ा दिया जाएगा, हवा में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वायव्य, ठीक है। वायव्य को याद रखेगा वायु से, पाकिस्तान को क्या करेंगे, हवा से उड़ा देंगे। और ईशान कैसे याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का राज्य दोस्तों, ईस्ट उसका नाम ही आ रहा है ईस्ट, और इसको हवा में उड़ाना, जिसको यहां पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इधर साइड और इधर साइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण और पूर्व की बात करेंगे तो दोस्तों इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अगर आप भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ जाइए, नीचे की तरफ आपको मिलेगा 2 ज्वालामुखी द्वीप। आपने सुना होगा हमारे यहां पर नारकोंडम और बैरन द्वीप का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा आपने, आ जाइए ज्योग्राफी में आ जाइए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा नारकोंडम का, ठीक है। नारकोंडम, नारकोंडम में ज्वालामुखी द्वीप हुआ करता था, और एक द्वीप है बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप। ये 2 आपके ज्वालामुखी स्थल हैं दोस्तों। कहां पर है ये दोनों स्थल, तो याद रखिएगा ये दोनों स्थल संबंधित हैं कहां से, तो ध्यान दीजिएगा ये स्थल हैं आपके अंडमान निकोबार में। कहां पर, अंडमान निकोबार से संबंधित हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ है दोस्तों, तो इनको आग्नेय कहा जाता है, ठीक है। और यहां आ जाएंगे दोस्तों तो साउथ इंडिया है, यानी मंदिरों
मंदिरों का कल्चर यहां पर है, तो ऋषि से नैऋत्य याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? नैऋत्य याद रखेगा। मैं आपको पढ़ा दिया, और अब इसके बाद भी अगर आपने गलती किया, ठीक है, तो यार फिर बड़ा दुख होगा। आपको दुख हो ना हो, मुझे बड़ा दुख होगा कि यार इतना सिस्टम से समझाने के बाद एकदम आंख मूंद के समझिए। पूर्वोत्तर ईस्ट की बात करा, ईशान कोण हो गया, यहां पाकिस्तान को हवा मुड़ा देंगे, ये वायव्य हो गया, नीचे ज्वालामुखी था, ये आग्नेय हो गया, इधर आपका मंदिरों का कल्चर है इसलिए नैऋत्य हो गया, काम खत्म। अब बाकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको याद है, ठीक है। तो ये एकदम आपके ब्रेन में होना चाहिए, एकदम ब्रेन में होना चाहिए, यहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला भाई एक आपसे पूछा, अच्छा पूछा क्या था तो मैं भूल ही गया, आपसे पूछा था पूर्वोत्तर, ये आपसे ईस्ट कोण पूछ रहा था यार। तो देखिए ईशान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, अब आपने कितना प्रयास किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहा जाता है अच्युत। क्या कहते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहा जाता है अच्युत। और जिसको अटूट किसे कहते हैं? जैसे विवाह एक अटूट बंधन है। विवाह क्या दोस्तों? अटूट बंधन। अटूट को कहा जाता है दोस्तों न टूटने वाला। अटूट का नाम दे सकते हैं न टूटने वाला। न टूटने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको अटूट कहा जाता है। और अटल कहा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अटल कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी बात से न टले, ठीक है। जो व्यक्ति बात से न टले उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है अटल। और अदेय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऐसा कोई सामान जो दिया ना जा सके, जो दिया न जा सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है अदेय। क्या कहते हैं? अदेय। तो चारों का मीनिंग आपको बता दिया मैंने यहां पर। हो सकता हो परीक्षा में पहला ना पूछ करके दूसरा तीसरा चौथा आपसे पूछ ले, आएगा यही कहीं से, इससे बाहर की चीजें नहीं है। बस आपको मन लगाकर चीजें पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है बिडौजा का पर्यायवाची है। बिडौजा दोस्तों किसका पर्यायवाची? किसको बिडौजा कहा जाता है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं बिडौजा किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे स्टार लगा लीजिए क्योंकि परीक्षा में कईयों बार आपसे पूछा गया, ठीक है। वैसे बिडौजा कहा जाता है दोस्तों इंद्र को। किसे कहा जाता है? इंद्र को। इसके अलावा इंद्र को मधवा भी कहा जाता है। माधव मत बोलिएगा, माधव कहा जाता है कृष्ण को, और मधवा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मधवा कहा जाता है इंद्र को, ठीक है। इसके अलावा सुरपति भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां कई नाम है, जैसे आपसे परीक्षा में पूछ दिया रतिपति। क्या पूछ दिया दोस्तों? रतिपति। तो रतिपति कहा जाता है दोस्तों कामदेव को। किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम रति था, तो रतिपति। रति के पति कौन? तो कामदेव। इसी तरह यहां पर सुरपति है। सुर माने देवता, तो याद रखेगा देवताओं के पति, ठीक है। क्या नाम है? सुरपति इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनकी पत्नी के आधार के नाम पे याद रखेगा इनका नाम पड़ता है सचीपति। क्या बनता है? सचीपति, ठीक है। मधवा, बिडौजा, इंद्रजा, ठीक है। या फिर एक बहुत फेमस नाम है दोस्तों पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। और ये बिडौजा मैंने लिख ही दिया। तो याद रखें दोस्तों ये इंद्र का नाम है, गलती मत कीजिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये बिडौजा किसे? बहुत सारे बच्चों ने पत्थर किया था, सोचा बिडौजा कोई भारी भरकम सामान होगा शायद इसलिए पत्थर किया होगा। पत्थर को प्रस्तर के नाम से जाना है। पत्थर को क्या कहते हैं दोस्तों? पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है, पत्थर को शैल कहा जाता है, पत्थर को शिला कहा जाता है, ठीक है। पत्थर को पाथर कहा जाता है, ठीक है। ये सब इसके नाम होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिलहाल यहां पत्थर नहीं होगा बट आपका इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। आप बताइए मुझे बागीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आपको बता रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको भी नहीं जानते, ठीक है। बागीचा वैसे पेड़ पौधे लगे होते, बड़ा आराम वाली जगह होती है दोस्तों। याद रखेगा बागीचा को आराम भी कहा जाता है। यही रीजन है कि जब कभी बागीचा के बारे में आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो बहुत ज्यादा बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों बागीचा को बाग भी कहा जाता है और बागीचा को आराम भी कहा जाता है। जरा और कोई नाम बताइए, ये बागीचा को और क्या क्या नाम दे सकते हैं? बताइए जल्दी से, बागीचा को और क्या कहा जा सकता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए समझिए और इसका उत्तर दीजिए। बागीचा, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए मुझे नहीं याद आ रहा, थोड़ा सा कम याद आ रहा, तो इसको याद रखें दोस्तों। फिलहाल यहां पर आराम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए यथेष्ट शब्द का विलोम क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यथेष्ट क्या लिखा दोस्तों? यथेष्ट। अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो यथा धन इष्ट मिलेगा, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर गुण संधि आ जाएगी और यथेष्ट का विलोम क्या हो जाता है? यथेष्ट माने होता है ज्यादा। यथेष्ट माने क्या होता है? यथेष्ट का तात्पर्य क्या होता है? अधिक। यथेष्ट का तात्पर्य क्या होता है? अधिक। अब जब अधिक का हो गया तो इसका आपको उल्टा क्या
मिल जाएगा दोस्तों, कम मिल जाएगा। तो यथेष्ट माने अधिक, पर्याप्त होता है या अधिक होता है। पर्याप्त इसका क्या है दोस्तों, पर्याप्त इसका समानार्थी है। क्या है दोस्तों, ये समानार्थी है। और आपसे विलोमार्थी पूछा, इसका उल्टा पूछा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर कम जिन बच्चों ने किया है उनका जवाब सही है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया, गलत जवाब दिया। सीख लीजिए दोस्तों, गलत जवाब मत दीजिए, ठीक है। करेक्ट, कैवर्त का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या दोस्तों, सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कैवर्त का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। आइए बताता हूं। कैवर्त, देखिए एक शब्द लिखता है कैवर्त, ठीक है, कैवर्त। और कैवर्त किसे कहा जाता है दोस्तों, कैवर्त कहा जाता है केवट को, ठीक है। एक लिखता है दोस्तों करपट, क्या लिखता है दोस्तों, एक शब्द आता है करपट, ठीक है। तो करपट कहा जाता है, करपट कहा जाता है कपड़ा को। किसे कहा जाता है, कपड़ा को, ठीक है। तो ये सब याद रखें दोस्तों, ये आपसे केवल परेशान करने के लिए आपको देता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। और बस यही है, और तो मुझे नहीं याद आ रहा कुछ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा केवट। और आपसे पूछा था तद्भव क्या है, तो इसका तद्भव आपका केवट हो जाएगा। तत्सम तद्भव से पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे करा करपट शब्द का तद्भव क्या, अरे करपट अभी बताया कि करपट माने क्या होता है दोस्तों, करपट माने क्या होता है, कपड़ा होता है। करपट माने क्या होता है, कपड़ा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग दोस्तों कपाट करते हैं, कपाट क्या है दोस्तों, तत्सम है। कपाट जो शब्द है ये आपका तत्सम है। कपाट का जब आप तद्भव बनाएंगे तो शब्द निकल कर आता है किवाड़। क्या आता है दोस्तों, किवाड़ आता है। और एक किवाड़ क्या होता है दोस्तों, ये आपका तद्भव होता है, ठीक है। तो उसमें मत कंफ्यूज हो जाइए। यहां पर जो सही उत्तर होगा ये आपका कपड़ा हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, शब्द जो होते हैं दोस्तों ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक ऋण शब्द होता है जिसको आप खंडित नहीं कर सकते, एक योग ऋण शब्द होता है, एक योग ऋण शब्द होता है। इसकी खासियत होती है कि पर्यायवाची, कहीं पर अगर आपको पर्यायवाची नजर आ जाए तो समझ जाएगा वहां पर योग ऋण शब्द है। और तीसरा होता है दोस्तों यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं उनको कहा जाता है। तो आपसे यहां दोस्तों, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा योग ऋण शब्द। आइए देखते हैं। चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार और अभिव्यक्ति, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी किसे कहा जाता है, चक्र को धारण करने वाले चक्रधर को, भगवान विष्णु को। तो यहां याद रखिएगा दोस्तों, चक्रपाणी किसे हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा, मात्रा इधर होना चाहिए, ठीक है। तो चक्रपाणी ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चक्रपाणी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चक्र है पाणी में जिसके, यानी भगवान विष्णु को कहा जाता है, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। बाकी पाठशाला हो गया, उपचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके यौगिक हो जाएंगे। पाठशाला भी क्या दोस्तों, याद रखेगा, ये भी यौगिक हो जाएगा। उपचार भी आपका यौगिक हो जाएगा। और अभिव्यक्ति भी दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, अभिव्यक्ति भी आपका यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करें मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल क्या था। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो मध्यकाल का, ठीक है। ये रियल में आपसे मिडावल हिस्ट्री की बात कर रहा है। और मिडावल हिस्ट्री दोस्तों क्या दोस्तों कर रहा है कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक दोस्तों क्या माना जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल। 1000 से 21वीं सदी ये तो असंभव है, ठीक है। 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व नहीं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दोस्तों आप ये मान सकते हैं। ये आपका ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, 500 ईस्वी ये आपका मध्य, क्योंकि आपने देखा होगा तो 512 में जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को, ठीक है, मोहम्मद साहब को। और यहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से आगे बढ़ करके दोस्तों सन 1000 ईस्वी तक आएंगे, तब तक आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको जो है गजनवी की लड़ाई वगैरह देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज, लेकिन एक चीज और बताइए दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का काल पूछ रहा है, जबकि मैं इसका जो एक वो कर रहा हूं, ये आई थिंक मैं कुछ चीजें और जो जानता हूं मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक तो आप इसको भी याद रखिएगा, मे भी हो सकता हो दो बातें यहां पर आंसर जो यहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 2 टाइप का आपका उत्तर है। यहां पर उत्तर आपका 2 टाइप का, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। क्यों उत्तर 2 टाइप का ये भी मैं बता दे रहा हूं। मैं देखिए पढ़ाता इतिहास हूं, तो जो मैंने अभी आपको बताया ये इतिहास के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन यहां हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्या दोस्तों, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और एक शब्द यहां पर लिखा दोस्तों आर्य भाषा काल, क्या लिखा है, आर्य भाषा काल लिखा है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देना चाहूंगा, आर्य भाषा काल के बारे में दोस्तों। सबसे पहले आता है प्राचीन आर्य भाषा काल। क्या आता है दोस्तों, प्राचीन आर्य भाषा काल आता है। ये जो प्राचीन आर्य भाषा काल है ये माना जाता है दोस्तों 1500 बीसी से, यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 500 बीसी तक का जो समय होता है वो क्या माना जाता है, प्राचीन आर्य भाषा काल माना जाता है। यानी एक
एक तरह से आप उठा के देख लीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब ऋग वैदिक काल शुरू होता है तब से लेकर के पूरा ऋग वैदिक काल का पीरियड, पूरा उत्तर वैदिक काल का पीरियड, पूरा महाजनपद काल, पूरा मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है, यहां तक क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका प्राचीन आर्य भाषा काल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर मतलब इसके आधार पे देखेंगे तो, ठीक है, और मध्य आर्य भाषा काल की बात करेंगे तो ये 500 बीसी से शुरू हो जाता है, जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है और ये आगे चलता है दोस्तों 1000 एडी तक, 1000 ईस्वी तक चलता है, ये मध्य आर्य भाषा काल माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा काल, ठीक है, और आधुनिक आर्य भाषा काल जहां से भी भक्ति काल के कवि और आदि काल के कवि मिलने शुरू हो गए, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, वर्तमान में अब तक, याद रखेगा ये आपका वर्तमान चल रहा है दोस्तों, तो यहां तक माना जाता है। तो अगर इस आधार पे देखेंगे तब तो आपका हो जाएगा ये वाला उत्तर हो जाएगा कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और एक बार आप देखिएगा शायद यही वाला मेन होगा, क्योंकि आर्य भाषा काल के आधार पर अगर आप बंटवारा करेंगे तो यही बंटवारा आएगा, इतिहास के हिसाब से बंटवारा न किया जाए तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए एक बार आप वैसे किताब में आंसर ढूंढ भी लीजिएगा, ठीक है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक क्रम का जो विकास है दोस्तों, वो विकास क्या माना जाता है ये आपको बताना, ठीक है। आइए मैं आपको विकास बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारी आदि जननी भाषा जो है क्या है दोस्तों, संस्कृत है, तो सबसे पहले संस्कृत आया था, ठीक है। संस्कृत के बाद दोस्तों क्या हुआ, संस्कृत के बाद पाली भाषा आया। कौन सा आया, पाली। आपको याद होगा महात्मा बुद्ध जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी पाली भाषाएं में, उनके जितने उपदेश होते थे दोस्तों वो सभी पाली भाषा में दिए जाते थे। इसके बाद महावीर स्वामी जी जो आए दोस्तों, उनके जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, तो ये आता है। इस प्राकृत भाषा से निकलता है अपभ्रंश। क्या बनता है दोस्तों, अपभ्रंश बनता है। और इस अपभ्रंश के बाद दोस्तों खड़ी हिंदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, खड़ी हिंदी बोली का निर्माण होता है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे, ये आपका एक जो है यहाँ पर आपका विकास क्रम जो दिख रहा है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और खड़ी बोली से पहले भी अगर आप अपभ्रंश के बाद भी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, जैसे कभी कभी पूछता है ना कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ, तो आप क्या बताते हो, सौरसेनी से हुआ है, यही बोलते हैं ना कि खड़ी बोली का विकास दोस्तों कहां से हुआ है। तो याद रखेगा अपभ्रंश के बाद आप सीधा सौरसेनी पे आ जाइए, ठीक है, सौरसेनी पे आ जाइए और सौरसेनी के बाद तब जाकर आप क्या बताइए कि हाँ खड़ी हिंदी बोली आ गया, ठीक है, हिंदी भाषा आ गया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों पाली शुरू में दिया है, यहां प्राकृत पहले दिया है, यहां अपभ्रंश पहले दिया है, तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने सवाल आपको दिए गए थे, उन सभी का मैंने आपको विस्तार से उत्तर बता दिया। घबराए मत करिए, परेशान मत होइए, जहां पर कमी है उस कमी को पहचानिए और दूर करने का प्रयास कीजिए, यही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।